देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक नया चैप्टर है, परमाणु संरचना। अभी तक परमाणु के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, एटम के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समझ के भी नहीं समझोगे, है ना। एटम्स मैंने होता है एक प्रकार का, क्या है, सबसे छोटा कण है। सबसे छोटा किसी भी समय इतना बड़ा सब्सटेंस दिख रहा है, इसको अगर छोटा करेंगे तो सबसे छोटा कितना हो सकता है, तो सबसे जो छोटा जितना पार्टिकल हो सकता है उसी को एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम को जान चुका। किसी भी एलिमेंट्स को जितना छोटा हो सकता है वो सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं, एटम्स। जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे ये ले लो, चाहे लोहा ले लो, लकड़ी ले लो, सीमेंट ले लो, ईटा ले लो, दुनिया में जो भी सब्सटेंस है, कपड़ा ले लो, सब बहुत सारे एटम्स बहुत सारे आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल से एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। अगर प्योरेस्ट सब्सटेंस का नाम बोले तो एलिमेंट है ना, 118 एलिमेंट है। तो एलिमेंट को सबसे छोटा जितना रूप में कर सकते हैं, जब जितना छोटा हो सकता है उस सबसे छोटा कण को एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी लोग जॉन डाल्टन के द्वारा, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया, दुनिया को बताया। बताने का तो भारतीय जो वैज्ञानिक थे, जो ऑस्कर थे, उसने भी एटम्स के बारे में बता दिया था। जो 500 BC महर्षि करार थे, उन्होंने भी एटम्स को, पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी इंडिया में, तो परमाणु बताया था कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, उस कण को परमाणु कहते हैं, है ना। लेकिन जॉन डाल्टन इंग्लिश मैन, एक स्कूल टीचर से वैज्ञानिक का दर्जा मिला उनको, उन्होंने बताया कि किसी भी एटम के सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं, किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटा कण को एटम्स कहते हैं। तब दुनिया एटम्स के बारे में जाना, और उसने अपना एक एटॉमिक थ्योरी भी दिया, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और शायद मैं बता चुका हूँ ना। तो एटम्स के बारे में पूरा दुनिया जान गया। हर लोगों को जानते हो ना, हर लोगों को, अगर तुम किसी चीज़ के बारे में जान गई है कि नहीं, जैसे कोई स्टोरी के बारे में जान गई तो तुमको उत्सुकता जाग जाएगी, क्या वो स्टोरी में आगे क्या हुआ। और इसी का जो है फायदा सीरियल उठाता है। सीरियल देखे हो, सीरियल धारावाहिक, मैंने वो सीरियल दिखा रहा है, ऐसे जगह खत्म करेगा ना कि तुमको पागल बना देगा। अब तुमको नींद नहीं आएगी कि अगला उसके बाद हुआ क्या। जैसे कोई कोटा में से कूदने वाला है, लेकिन टू बी कंटिन्यूड, अब उसको कल तक तुम वही सोच रहे हो, पढ़ाई लिखाई सब चीज छोड़ जाके वही सोच रहे हो कि क्या हुआ होगा, है कि नहीं। तो ऐसे उत्सुकता जाग जाती है आदमी के मन में, नहीं उत्सुकता जाग जाती है ना। हर चीज में एक्साइटमेंट है। स्कूल में पढ़ने जाते हो, सवेरे के जाते होगे, एक्साइटमेंट होता होगा, है कि नहीं, ये स्कूल में क्या होगा। मेरा स्कूल इस वक्त बेहतर है, मेरे स्कूल में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। जाता है, पढ़ता है, आ जाता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता है। इसलिए देखो, मन हुआ तो पढ़ा, न मन देखो घर चला गया वापस, है कि नहीं। लेकिन जहाँ एक्साइटमेंट होगा, जहाँ आदमी जाएगा, पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन एक्साइटमेंट के लिए कुछ कहानी, कुछ स्टोरी बनाने के लिए, या कुछ स्टोरी सुनाने के लिए, या कुछ स्टोरी दूसरा का सुनने के लिए, ये 3 कारण होती है जिसके कारण एक्साइटमेंट लोगों में जाती है आज के बच्चों में। और आज से 14 साल पहले या 10 साल पहले बच्चों में क्या जाती थी, पढ़ाई का एक्साइटमेंट था। नहीं, आज सर आएंगे तो आज ये चैप्टर पढ़ लेंगे, आज ये चीज सीख लेंगे, आज ये प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे। लेकिन आज पढ़ने का एक्साइटमेंट नहीं रहता है, कुछ नया स्टोरी बनाने का, है कि नहीं। आज उसका हाथ कितना बढ़ा, अब बढ़ते बढ़ते बेचारे को 2 साल लग जाता है ना। तो उसी तरह एक्साइटमेंट जागा लोगों को कि एटम के अंदर है क्या, एटम के बारे में जान गया तो उसके बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा होगी कि एटम्स एक्चुअली बना, एटम भी से छोटा, एटम के अंदर भी कुछ है कि सबसे छोटा यही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो तब जाके लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटम क्या से बना है, उसके अंदर कुछ होता है कि नहीं होता है, ये जानने की उत्सुकता हुई। तो कुछ वैज्ञानिक इसमें आगे आए, है ना, और अपना कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताए कि एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं, एटम के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जानते हैं। और होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बताया गया है
जो एटम्स के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। पहला पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पार्टिकल का नाम प्रोटॉन है और तीसरा पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन है। समझ में आया? और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर एटम्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये बहुत सारी चीजों को ये पिछले चैप्टर में बता दिए थे कि किसी भी सब्सटेंस का है ना Z बराबर E बराबर P होता है, बताए थे ना, और M बराबर P प्लस N होता है, भी बताए थे। ये 8, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों को जानना द मस्ट है। और ये चैप्टर 11 तो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जस्ट 11 में। इसका बहुत डिटेल रूप है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो छोटा रूप है ना। तो M बराबर P प्लस N हम पहले बता चुके हैं कि अगर कोई सोडियम एटम्स है, इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 है ना। नीचे वाले को Z बोलते हैं, Z में एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को M बोलते हैं। Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है ना। M मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में पिछले क्लास में चैप्टर किए थे। एटॉमिक मास के बारे में पिछले क्लास में हम क्या किए थे, बताया था ना। एटॉमिक मास को नापते हैं AMU या EU में, है ना। जो C12 एटम्स के कार्बन 12 बोलते हैं, इसलिए कार्बन के 2 आइसोटोप्स है, C12 C14। तो कार्बन 12 एटम्स के बराबर 1/12 भाग का, C12 में 12 एटम्स होंगे, तो 12 गुना 1/12 1 एटम। तो C12 एटम्स के 1/12 भाग का जो वेट होगा उसको हम AQ बोलते हैं। उसका मान 1.6023 गुना 10⁻27 kg या 1.610⁻24 kg के बराबर होता है। चूंकि इसको कैलकुलेशन करने में बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम Q को हटा के G लगा देते हैं और वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। इसलिए डायरेक्टली ये 23 U ना होके 23 ग्राम लिखते हैं। एक्चुअली 23 ग्राम नहीं है, एक्चुअली इसका वजन है 23 U, है ना। मैं 23 गुना 1.610⁻24 या -27 kg, ग्राम में हो जाएगा -24, kg में -27। लेकिन अब उसका गुना भागा कौन करेगा? जैसे मैथ को, ये केमिस्ट्री है ना, मैथ थोड़ी है, इसलिए आराम से उसको क्या कर देते हैं, G लगाते हैं और हम लोग मानते हैं 23 ग्राम। अब कान में हट गया, ऐसे दिमाग में हटाना है, कान में नहीं हटाना है, दिमाग में हटाना है। लेकिन प्रोसेस है, रास्ता तुम्हारा कान के थ्रू, है ना। जैसे कि तुम लोग एप्लीकेशन लिखते हो, किसी दिन एब्सेंट हो गया, है ना, बोल के एब्सेंट हुआ, कोई बिना बोले एब्सेंट हो जाता है कि नहीं। तो एक्चुअली एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास पहुंचता है, लेकिन द्वारा किसके द्वारा होता है? क्लास टीचर, थ्रू द क्लास टीचर। तो इस तरह तुमको दिमाग में हटाना है कान के थ्रू। तो ध्यान से देखना, तो Z बराबर E बराबर, तो इसमें सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन भी है, 11 प्रोटॉन भी है, और 23 में से 11 घटा दो तो 12 न्यूट्रॉन है, 12। तो ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। मैंने एटम, किसी भी एटम के अंदर एटम खाली नहीं है, एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं, समझ में आया? उसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके एटम्स का फॉर्मेशन हुआ है। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु क्या किससे मिलकर बना है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे जाके पढ़ोगे क्लास 11 में। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एटॉमिक एटम के अंदर शायद 21 पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं? लेकिन आगे भी फंडामेंटल पार्टिकल 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये जो बाकी जो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिनो बोला जाता है उसको, पॉजिट्रिनो बोला जाता है, पॉजिटिव पाई न्यूट्रिनो बोला जाता है, पॉजिटिव पाई पॉजिट्रिनो बोलता है। तो बहुत सारे अलग अलग नाम है, सबको हम भी नहीं जानते हैं। इसलिए तुमको 9th क्लास में सिर्फ 3 ही पढ़ना है। ये एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। पहला का नाम इलेक्ट्रॉन है, दूसरा का नाम प्रोटॉन है और तीसरा का नाम न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल e, प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल p और न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल n। इसमें चार्ज होता है, इसका मास 0 होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है, चार्ज -1 होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे इसका मास 1 होता है और चार्ज भी +1 होता है ना। न्यूट्रॉन पे मास 1 होता है, न्यूट्रॉन चार्ज 0 हो जाता है। तो देखो समझ में, ये तुम्हारा है नीचे वाला चार्ज, क्या है? चार्ज। ये चार्ज -1 क्या है? मतलब कौन सा चार्ज है? रिलेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? रिलेटिव चार्ज। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना, ठीक है। एक्चुअल चार्ज क्या हुआ? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और चार्ज कितने साथ इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव। तो पढ़ाया है ना, तो ये तार देख रहे हो, तार
पंखा चल रहा है ना, दांत के द्वारा क्या जा रहा है उसमें, इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, क्या जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे मास नहीं होता, उसका सबूत वो भी है, नहीं सबूत है, समझिए नहीं आ रहा होगा बोल रहा है क्या, आएगा। देखो अगर उसमें मैं तुमको बोल रहा हूँ, अभी मैं 10वां पढ़ा रहा था कि वो जो करंट जा रही है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से स्विच ऑन किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, कहाँ गया, फैन के पास, इलेक्ट्रॉन क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, है ना, इसके अलावा मोशन करने लग गया, तो तार से क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन, क्या फ्लो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन में वजन होता 1 ग्राम भी अगर वजन होता है तो तार झुकता ना थोड़ा सा, जैसे कि अभी जैसे ये है, इसमें तार में बांध दो तो तार थोड़ा नीचे होगा ना, लेकिन तार में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कि इलेक्ट्रॉन पे मास नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, सिर्फ चार्ज होती है, जिसका ये चार्ज -1 क्या है, रिलेटिव चार्ज है, एक्चुअल चार्ज कितना होता है 1 इसे सबसे स्मॉल, सबसे छोटा क्वांटिटी ऑफ चार्ज माना गया है, सबसे छोटा क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो हो सकता है जो कौन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 हाँ, इसको चार्ज का सबसे छोटा एक यूनिट माना गया है, इसलिए -1 एक रिलेटिव चार्ज होता है इसका, प्रोटॉन पे प्लस एक्चुअली इतने होता है, ये मैग्नीट्यूड उसका कितना होता है 1.6 × 10⁻³ कूलम ही होता है, लेकिन उसमें निगेटिव चार्ज ना होके पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज हम 10th क्लास में पढ़ाए होंगे, है ना, चार्ज क्या है, गुण है जिसके कारण किसी दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेगा ना, वो गुण होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए उस पर चार्ज 0 होता है, लेकिन हाँ मास उसका प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, प्रोटॉन के मास, और एक्चुअली जो मास 1 ग्राम नहीं है, वो भी 1 U है, क्या है 1 U, मास कितना है 1 U, 1 U कितना होता है मैं बता चुका हूँ, है ना, ऐसा मत समझना कि 1 ग्राम है, वो क्या है, वो सब रिलेटिव मास है और रिलेटिव चार्ज है, ठीक है। अब तुमको ये भी शॉर्ट में बता दें, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले खोज किया, है ना, सब मैं ऊपर से पढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, मैं लिखा दूंगा अभी। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था J.J. थॉमसन, क्या नाम था, इलेक्ट्रॉन का खोजने का श्रेय किसका जाता है, J.J. थॉमसन को जाता है, ठीक है। प्रोटॉन खोजने का श्रेय किसको जाता है, गोल्डस्टीन, गोल्ड पूरा नाम किताब में लिखा होगा, है कि नहीं, और न्यूट्रॉन का खोज करने का श्रेय किसको जाता है, जेम्स चैडविक को जाता है, डू यू नो, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, J.J. थॉमसन ने किया, है कि नहीं। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन के बारे में क्या किया, जेम्स चैडविक ने किया। कैसे किया सब हमको देखो, हमको याद है, तुम लोगों को भी याद होना चाहिए, है कि नहीं। हमको जैसे याद है, मैं किताब नहीं देखना, है ना, तुम लोग क्या है, माइंड होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन ने किया एक एक्सपेरिमेंट से, उसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, समझिए ना। अभी डिस्चार्ज ट्यूब क्या है ये बताते हैं। एक ट्यूब है, एक शीशा का नली है, बहुत बड़ा का, कोई भारी चीज नहीं है, नली देखेगा, ये एक शीशा का एक नली होता है, शीशा एक जिसे पहले से सील्ड प्लेट होते हैं, 2 मैंने अंदर फिट किया रहता है, पहले से सील्ड किया रहता है, ये 2 मेटल प्लेट्स है ना, कैसा प्लेट है, मेटल समझते हो ना, धातु का प्लेट है ना, कॉपर का ले सकते हो, कोई भी धातु का ले सकते हो, मेटल प्लेट। अब इसमें नीचे इससे बैटरी के प्लस से जोड़ दो, एक माइनस से जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया, एक को बैटरी को प्लस से और एक को बैटरी का माइनस से, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा एक वैक्यूम पंप लगा रहता है, क्या लगा रहता है, देखो फोटो दे लोगा, देखो वैक्यूम पंप लगा रहता है, क्या लगी, इसके अंदर वैक्यूम पंप से प्रेशर को एडजस्ट करेंगे, मतलब इसके अंदर जो हवा का प्रेशर है उसको हवा निकाल कर या एडजस्ट करके इसके अंदर के प्रेशर को हम अपने हाथों से अपने अनुसार कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब क्या गया, ये इस कैथोड में चार्ज प्रवाहित किया गया, है ना, इसमें गैस भरा गया, हाइड्रोजन गैस, अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या गैस भरा गया, हाइड्रोजन गैस, और इसे बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करवाया गया, कितना पता है, कितना वोल्ट, 10,000 वोल्ट, कितना वोल्ट, 10,000 वोल्ट पर प्रोड्यूस किया गया। ये लाइन किससे चल रहा है, पंखा किससे, कितना वोल्ट चल रहा है, 220 वोल्ट, और 220 से 230 70 मिनट चल जाएगा, तो इतना वोल्ट से नहीं, 10,000 वोल्ट पर प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसने करवाया, J.J. थॉमसन ने किया, एक्सपेरिमेंट वही कर रहे थे, और भी वैज्ञानिक हो गए उनके साथ में तो नहीं कर सकते, है ना।
तो ये किया, और इसका प्रेशर जब नॉर्मल प्रेशर था इसके अंदर, जो हवा का प्रेशर है, हवा का प्रेशर कितना होता है? 1 atm। हवा का प्रेशर क्या माना जाता है? 1 atm। 1 atm जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। क्या होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। जब इतना गुजारा गया तो 10,000 वोल्ट प्रोवाइड किया गया, तो इसके अंदर कुछ नहीं हुआ। इसके अंदर कोई नॉर्मल कोई फर्क, तो प्रेशर को कम किया गया ना, तो धीरे धीरे अंदर काला हो गया, पूरा ब्लैकेड है ना। जब प्रेशर को कम किया गया 0.1 mm ऑफ एचजी किया गया, कितना किया गया? हाँ, तो ये पूरा अंदर काला हो गया। फिर और प्रेशर को कम किया गया, अब वोल्टेज कितना प्रोवाइड कर रहा है? 10,000 वोल्ट। जब प्रेशर को एडजस्ट किया गया 0.001 mm ऑफ एचजी किया गया, तो देखा कि कैथोड प्लेट से, यहाँ देखो बैटरी के जो प्लस से जोड़ दिए, ये एनोड प्लेट हुआ। कौन प्लेट हुआ? जो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, कौन सा प्लेट कहेंगे? एनोड प्लेट। बैटरी के माइनस जुड़ा हुआ उसे कौन सा कहेंगे? कैथोड प्लेट। समझ गया ना? तो जब प्रेशर को कम करके 0.001 mm ऑफ एचजी किया गया और करंट प्रोवाइड किया गया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच 10,000 वोल्ट, तो कैथोड से एक लाइट निकला। ठीक है, क्या निकला बेटा? का लाइट निकला, एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकला, यानी कि पूरा लाइट का एक फुहारा निकला, है ना। फुहारा कर सकते हो, या लाइट निकला जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गया। तो इस रेज को कहते हैं कैथोड रेज। ठीक है, क्या कहते हैं? कैथोड रेज। और ये जिसके अंदर गैस भरा था हाइड्रोजन, है ना, तो इसके अंदर, है ना, इस एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है ना जो उस रे को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी तुम्हारे घर गए और तुम्हारे घर में, है ना, हमको मान ली जाए कुछ मांगे या मिल गया, तो अंदर घर में कोई है ना, घर में कोई नहीं रहेगा तो मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर जो पार्टिकल जिसके कारण निकला, इसका मतलब कि उस एटम के अंदर कुछ ना कुछ है। तो वो जिसके कारण कैथोड रे निकल रही है, उस पार्टिकल का नाम दिया जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन। समझे? The subatomic particles of the atoms which constituting या which produces the cathode ray we known as electron। ठीक है, और तब लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। और ये जे थॉमसन इतना ही नहीं रुका, है ना। जानते हैं ना, किसी को एक सफलता मिल जाती है ना, तो और कोशिश करता है कि और हासिल करे। जैसे देखते हो बहुत लोग बेचारा कम पैसा कमाता है, कितना होता है? बहुत कम कमाता है, 4-5 हज़ार, 5-6 हज़ार, 10,000 महीना कमाता है। लेकिन गलती से उसको अगर 15,000 आमदनी हो मिलेगी, तो चाहेगा 15 में नहीं हो, 25 चाहिए, 25 हो मिलेगा, उसको लगेगा 50 चाहिए, 50 से मिल जाएगा, उसको लगेगा लाख चाहिए, और लाख मिल जाएगा। तो ये चीज़ बेचारे को इतने से संतुष्ट नहीं हो। अब उसने जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल भी दिया, है ना। एटम का पूरा मॉडल बताया। उसने बताया जे थॉमसन ने कि एटम्स का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। कैसा से होता है? एटम का शेप क्या होता है? स्फेरिकल समझते हो ना, गोलाकार। उन्हें समझना तो फुटबॉल देख लेना, बॉल देख लेना, जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट तो जानते कर, तो माइक खिला है ना, हम लोग पूरी दुनिया को नहीं बताया है, लेकिन क्रिकेट के सामने मेरे सामने कोई है ही नहीं, है कि नहीं। हम लोग को बच्चे को पढ़ाने के लिए छोड़ना पड़ गया क्रिकेट। तो खैर कहाँ पे थे हम? हाँ, बॉल देखो बस उसी को, उस शेप को कहते हैं स्फेरिकल। तो इसने बताया कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, और इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उसमें इम्बेडेड रहते हैं, घुसे हुए रहते हैं। किस तरह से घुसे रहते हैं पता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है, एटम का शेप स्फेरिकल होता है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घुसे रहते हैं, कैसा घुसे रहते हैं? इसके लिए तुमको तारबूज बाजार से खरीदना पड़ेगा। तारबूज देखे हो? वाटरमेलन इंग्लिश में बोलते हैं, तरबूज वो बोलता है, हम तारबूज बोलते हैं, है कि नहीं। तो तारबूज ऐसा होता है मिला जुला के, है ना। जब इसको ऐसे कट करोगे खाने के लिए, तो इसका जो फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा ना। अब फ्रंट व्यू में इतना जो पोर्शन है पूरा तरह से मतलब सूखा टाइप का दिखेगा, जिसको मत खाना। कितना लोग खा जाता है, भूखा जाता है, लड़का साइज वो भी खा जाता है कि नहीं। लेकिन इसको मत खाना, उजला नहीं रहता है, और ये पूरा लाल रहता है। क्या रहता है? लाल। कुछ तरबूज खराब रहता है, उसमें लाल नहीं रहता है, लेकिन जनरली क्या होता है? लाल रहता है। अब इस लाल को जैसे काटोगे तो बहुत सारा बीज तुमको देखने को मिलेगी, बीज घुसल मिलेगा तुमको, नहीं खाता तरबूज। तो जिस तरीका से वो तारबूज में बीज घुसा हुआ है ना, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन घुसे रहते हैं एटम के अंदर। ऐसा किसने बताया?
जे थॉमसन ने। लेकिन हम कहते हैं ना ज़्यादा जो उड़े जाता है तो बड़ी दिक्कत में आ जाता है, तो ये थ्योरी में गलती हो। जे थॉमसन का जो मॉडल है गलत साबित हुआ। गलत साबित कैसे हुआ ये भी तुमको बताते, सब जिंदगी का रूल्स है। जब तुम आगे जब उड़े लग जाओगे तब तुम्हारा दुश्मन पैदा हो जाएगा, है ना। क्या पैदा हो जाएगा? कभी उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी बाज नहीं आता है, अच्छा खासा चल रहा है, सब लोग समझ रहा है, लेकिन पता नहीं कौन गर्मी आ जाता है, उड़ने लग जाता है और बिना मतलब दुश्मन पैदा कर लेता है, तो दुश्मन पैदा हो गया। ऐसे दुश्मन पैदा नहीं होगा, मतलब इनके थ्योरी को गलत काटने के लिए और वैज्ञानिक आए। और अभी नाम था किसका? गोल्डस्टीन का। उसने इन्हीं का एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। क्या किया? लेकिन अभी क्या किए इन्होंने, बस इसमें कोई अंतर नहीं किया, सब एक्सपेरिमेंट को एक ही, लेकिन इसमें कैथोड प्लेट की जगह परफोरेटेड कैथोड ले लिया। क्या ले लिया? परफोरेटेड कैथोड, है ना। तुमको लग रहा होगा परफोरेटेड कैथोड क्या चीज होता है, लग रहा होगा बट परफोरेटेड कैथोड चलो गणित को पढ़ा दिया, लेकिन कल तो पढ़ेगी इतना बेजाते लिखाए होंगे थ्योरी क्लास में, लिखी भी नहीं होगी। बस सब एक्सपेरिमेंट सब सेम सर, बस खाली कैथोड की जगह जो कैथोड प्लेट था ना, जो मेटल प्लेट, कैथोड प्लेट कोई ऊपर आसमान से उतर के नहीं आता है, कोई भी तुम मेटल प्लेट ले सकते हो, सिर्फ बैटरी के माइनस जोड़ देना, ये माइनस ही जोड़ा, ये बड़ा कैथोड प्लेट है, ठीक है। तो ये कैथोड प्लेट को हटाकर एक परफोरेटेड कैथोड ले लिया। अभी तक परफोरेटेड कैथोड का मतलब नहीं समझ रहा, लेकिन देखो हम समझ जाएगा, है ना। देखिए हो ये जो गोल प्लेट है इसे छेदा कर दिए, ढेर मनी होल्स बना दिए, तो उसको परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। कैथोड प्लेट विथ होल्स, इसको देखना हो होल्स तो देख सकते हो। बाइक देखो, बाइक का डिस्क ब्रेक देखो, नहीं देखो बाइक का डिस्क ब्रेक, एक नॉर्मल ब्रेक होती है जो मेरे बाइक में लगी हुई है, और मेरा एक डिस्क ब्रेक वाला भी बाइक है, आगे देखो लगी हुई है, तो उसमें डिस्क ब्रेक है अगला चक्का में, है कि नहीं। पिछला में नहीं लगवाते हम, लेकिन नहीं विश्वास जाकर देखो तो डिस्क ब्रेक, तो डिस्क ब्रेक में बहुत सारा छेद रहता है, नहीं देखो, और वो होल्स किस लिए रहता है कभी सोचो। हम जब कंपनी में काम कर रहे थे, डिस्क ब्रेक वाले कंपनी में मैं काम किया हूँ 1.5 साल, है ना। तो वो डिस्क ब्रेक जब ये जो डिस्क ब्रेक है, ये जो ब्रेकिंग बार वाला पार्ट है, ये जब लगा रहता है, जैसे ब्रेक दबाओगे ना तो इसको कस के जाम करके पकड़ लेता है, और इसको पकड़ा तो चक्का रुक जाता है, ठीक है। तो जब इसी को इतने पोर्शन को पकड़ना है तो बीच में छेद का लग गया है। हाँ, अगर वो छेद नहीं करेगा तो ये डिस्क ब्रेक जैसी पकड़ेगा ना तो हीट पकड़ के वो ब्रेकडाउन हो सकता है, टूट सकता है कि नहीं, क्या हो सकता है। तो इसलिए इस सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होल्स बना दिया है। और भी होल्स बनाने का और भी रीजन होगा, वैज्ञानिक रीजन है सब, ठीक है ना, बताया था हम भूल गए, है ना। इसलिए कितना होल्स बनेगा, कितना डिस्टेंस बनेगा, सबका इंजीनियरिंग डिजाइन होता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह 10 को होल्ड कर दोगे, उसमें देखना डिजाइनिंग होगा किस तरीके से कितना होल्स होगा, है ना। उस वक्त हम कंपनी में काम करते हम देखें पंच रहता है ना, प्रेस टूल में, प्रेस में एक टूल लगता है, बस पंच, बस आया प्लेट रखाया, बस एक ही बार में टोटल होल्स हो गया उस जगह, है ना। उसके बाद रिफाइनिंग अति होती है, फिनिशिंग होती है, फिनिश के बाद वो सेट होती है। तो बस दिख गया ना, ये जो कैथोड प्लेट है इसमें होल्स बना दिया। क्या बना दिया? उससे पहले परफोरेटेड कैथोड। अभी होल्स क्यों बनाया? अब होल्स बना के फिर से एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। क्या किया? दोबारा किया। तो इन्हें देखा कैथोड से तो गैस भी चेंज किया, इसमें हाइड्रोजन गैस लिया था ना, इसलिए शायद हीलियम गैस लिया कि क्या लिया, लिखा हुआ किताब में। तो गैस लिया और एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, फिर 10 वोल्ट प्रोड्यूस अप्लाई किया। क्या किया? और प्रेशर को कितना लिया? 0.001 mm ऑफ Hg किया, इतना घटा के प्रेशर एडजस्ट करने के लिए जब बैकअप पंप लगा रहता है ना। अब देखा कि कैथोड से तो रे निकलती ही है, लेकिन एनोड से भी रे निकलती है जब वो काम करते हैं तो। और इसमें जब छेद किया तो छेद से आगे जो शीशा की नली पर वो रे चमकने लग गया, है ना। उसमें पहले छेद नहीं होगा, और हाइड्रोजन गैस में एक ही आइटम होते हैं ना, इसलिए पता नहीं लगा होगा। और ये जो रे छेद से होकर इधर इस पोर्शन में एक पीला जो है रंग से रोशनी आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसने बताया कि सिर्फ कैथोड से रे नहीं निकलती है, किसी पार्टिकल में एक एनोड से रे निकलती है, और उसके अंदर मतलब एक पार्टिकल तो है और दूसरा भी पार्टिकल है, उसका नाम उसने दिया प्रोटॉन।
मैंने द पार्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज कंसीडर्ड द एनोड रे इन्होंने प्रोटॉन। तब इलेक्ट्रॉन जैसे थॉमसन का थ्योरी गलत हो गया ना, इसे ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन का खोल कर रुक जाना चाहिए था ना। क्या ये चंडीगढ़ पढ़ रहे हो तो चंडीगढ़ पढ़ना चाहिए था ना, कि हम चल जाएंगे लंदन पढ़े, उसको देखना चाहिए था कि वहाँ का आबो हवा कैसा है, पानी कैसा है, रूम है तो रूम में हवा है कि नहीं है ना। पटना में गए, अब बीमारी उनका हो जाता है, अब बीमारी होने के बाद फिर इलाज करने के लिए बाबा चंडी आना पड़ जाता है यहाँ ठीक ठाक हो गए फिर पटना जाता है। अभी तो कभी कभी समझ में नहीं आता, पता है चंडी से अगर बीमारी होता है तो आदमी कहाँ जाता है जी, पटना। पटना बीमारी होता है तो कहाँ ठीक होने आता है, थ्योरिया में समझ में कभी नहीं आता है ये ऐसा क्यों होता है कि नहीं। तो आदमी को सोचना चाहिए पटना जाने से पहले कि खाली हम नहीं उड़ना है, हम पटना जाएंगे, लंदन जाएंगे। एगो कोई जो है गया पटना में से एक दिन गया तो तुमको एगो होटल में ले जाके बढ़िया बढ़िया क्या उसको बोलते हैं जी, पहला मैंने रोटी का नाम सुने थे जी, नान, क्या नाम सुने थे है ना, हमको भी सुने कि नान क्या होता है, तो होटल में कहे नान दीजिए भाई, तो बस मोटा मोटा रोटियाँ को नान कहते हैं, हम क्या यही है। तो नान खिला दिया, उसको लगा भाई पटना तो चमक दमक है, हम भी रहेंगे भाई यहाँ उड़ेंगे। अब उड़ने के लिए तो चला जाता है, सब प्लस खोज लेता है, लेकिन निगेटिव पॉइंट तो खोजना चाहिए। यहाँ का पानी कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ चले गए, अब तुम्हारा नाम से तुमसे पढ़ाई हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, आदमी का अपना उन्हें भाव लग रहा है, इसलिए सोचना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए था, एक ही चीज़ करना चाहिए था, ये गलती साबित हो गया। तो खैर इसलिए ड्रॉबैक भी है थॉमसन मॉडल का, मैंने ड्रॉबैक भी बता दिया। गोल्डन स्टीन का बताया, गोल्डन स्टीन अच्छा काम किए, बेचारे ये मॉडल नहीं दिए, लेकिन हाँ क्या हुआ, हाँ मच्छर काटेगा, मच्छर का काम ये काटना, टेंशन मत लो, बेचारा जिया कैसे, उसका काम है पैरासाइट से, वो खुद खाना नहीं बना सकता, बेचारा का पैसा नहीं है, क्या करेगा, दूसरे के खून पे जिंदा रहता हो तो खून कहाँ से लाएगा। हाँ तो अब न्यूटन की खोज बहुत बाद हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काम चल रहा था, लेकिन न्यूटन का खोज कैसे हुई कि जब देखा गया एटॉमिक मास का, जो एटॉमिक मास एटम का मास जब मेजर किया गया, भगवान जाने कैसे मेजर किया होगा, हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। अब पूरे इंडिया का सबसे घटिया पढ़ाई यही है, हम लोग भी बच्चे में नहीं पढ़ पाए, तुम लोग भी नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए केमिस्ट्री तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को तो हम समझा दे रहे हैं, कि कुछ समझे हैं, कुछ बहुत सारा एनालाइज किया तो तुमको समझा पा रहे हैं। हम लोग समय में तो बस रख लो, अब क्या एटम है क्या परमाणु है, तो मतलब ही नहीं। तुमको विश्वास हो रहा है कि एटम का मास 1.66 × 10⁻27 kg होता है। अच्छा होता है तो हमको नाम तो बताओ ना, कैसे नापा, हमको प्रूफ चाहिए ना, है प्रूफ चाहिए ना हमको ये। तो केमिस्ट्री में बिना प्रूफ का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, खाली थ्योरेटिकली, इसलिए समझ में केमिस्ट्री बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। केमिस्ट्री में है बहुत सारी परेशानी। एवोगाड्रो नंबर, किसी भी एटम के एक मोल में 6.02 × 10⁻8, कौन गिने गया था इतना भाई, बताओ, हमको नहीं लगता कौन गिने गया था। 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, बताओ, हम तो एटम्सों को दिखा दो। अरे सेल तो देखा था आदमी, माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक ने, और देखा था कि 3D कंपार्टमेंट है, और मधुमक्खी के छत्ता का हम मॉडल देख लेते हैं, मधुमक्खी छत्ता देखे हो, बहुत सारा कंपार्टमेंट रहता है, जस्ट का एक कंपार्टमेंट वो माइक्रोस्कोप से देखा था। ये बजरमा कौन नापा था, वो समझ में नहीं आता है। इसलिए केमिस्ट्री का जो पढ़ाई होना चाहिए प्रैक्टिकल, जो विदेशों में होती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसलिए अच्छे जो मंत्री का बेटा है ना, अपना बेटा को यहाँ नहीं पढ़ाएगा, कहाँ पढ़ाएगा, ऑक्सफोर्ड। और यहाँ कहेगा इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने वालों को शर्मा नहीं चाहिए। हमारे देश का गृह मंत्री, तत्काल गृह मंत्री का ये भाषण है कि बहुत जल्द इंग्लिश पढ़ने वाले को क्या हो जाएगी, शर्म आएगी। हमारे देश के ऐसे गृह मंत्री। और सबसे बड़ी बात, उससे भी एक हैरानी करने वाली बात है, ये सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बोलने से पहले सीबीएसई को बंद करना चाहिए ना। जब देश का गृह मंत्री ये बोल रहा है कि इंग्लिश पढ़ने वाले को बहुत जल्द शर्म आएगी, इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहिए, तो इंग्लिश सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई इंग्लिश में परीक्षा लेता है ना, तो इंग्लिश को बंद कर देना चाहिए उसको, तब ना तुम बोलोगे। जैसे हम बोलेंगे, हम कोई अगर वर्ड को बोलेंगे तो पहले हम पे लागू होता है ना, हम बंद करेंगे तब ना, तो सीबीएसई बंद कर देना चाहिए। मातृभाषा पढ़ाई शुरू करो, कौन रोका है तुमको, यू आर द गवर्नमेंट, यू आर एवरीथिंग, डू दिस। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, अब बेटा को भेजना, आइए लंदन जाएगा,
हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक 5 दिन पर या 10-15 दिन पर पता नहीं विदेशी पता नहीं कौन सा भूत सवार है कि हमको पूरा दुनिया घूम लेना, कभी मिला नहीं था। इसे पता है एक भिखारी को कभी खाना खिलाना होटल में, बुलाएगा खुले होटल में खा लिया, कहीं बेचारे को नहीं मिला, कभी क्या करे। तो इसी तरह पूरा विदेश टूर घूम लेना है। तो ये चीज है। तो जब नापा गया, जब क्या नापा गया, जब एटॉमिक मास नापा गया, इसलिए यहाँ का पढ़ाई में बहुत बड़ा गलती है। कोई भी पढ़ाई एक्सपेरिमेंटली नहीं है, और बाहर विदेशों में एक्सपेरिमेंटली पढ़ाई होती है। इसलिए वहाँ के बच्चे जो है पढ़ने में हमसे ज़्यादा मेरिटियस हो, हर तरीके से, हर चीज़ प्रैक्टिकल होता हो। अब प्रैक्टिकल हम ही नहीं पढ़े तो तुमको क्या पढ़ाएंगे बताओ। आज भी जो लंबे लंबे भाषण देते हैं बड़े बड़े टीचर्स हैं पटना में, दिल्ली में, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ दे रहे हैं बताओ। बस हम करते बताओ, जितना भी वीडियो क्लास चल रहा है, कुछ तो ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, पता है कंसंट्रेशन तुमको हासिल करना है तो बस अपने रूम में कोई बोतल के ले लो, उसी को देखते रहो, तुमको कंसंट्रेशन आ जाएगा। ऐसे टीचर तुम बहुत पढ़ना वैसे ऐसे लोग कहता है हमको टीचर नहीं बोलो, भैया बोलो। तुम काम करे टीचर तो भैया क्यों बोले भाई, टीचर है तो टीचर बोलो भैया क्या। और जो है ये सब चीज प्रैक्टिकल नॉलेज दे दो तो हम जानेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए ना, केमिस्ट्री तो पूरी प्रैक्टिकल होना चाहिए, तभी इसका तुम 100% समझ सकते हो। हम लोग इसे पूछ दोगे कैसे सर कैसे इतना मार्क्स होता है, कहाँ से बता पाएंगे। इसलिए जरूरी खाली जान लो, शेड्यूल में किताब लिखा हुआ है, याद कर लो, एग्जाम में पास हो जाओ, और ज्यादा परंगत मत हो। परंगत बनना है तो बस विदेश फॉरेन जाओ, और फॉरेन में प्रैक्टिकल करो, लैब करो, और सब चीज समझो, एवरीथिंग। तो मैं ही बोला कि प्रोटॉन का जब एटॉमिक मास नापा गया तो अभी किसने बताया, अभी क्या क्या बताया गया कि किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है। और तुमको मैं पहले बताया, मैं नहीं, मैं दूसरे को बोला गया बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन में मास नहीं होती है, प्रोटॉन में मास होती है। तो एटम का मास प्रोटॉन के मास से बराबर होना चाहिए था, ये सुन रहा है। अरे किसी भी एटम में 2 ही कण, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई मास ही नहीं, तो एटम का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए ना। लेकिन नापा गया तो नहीं, दोनों में डिफर था। तो इसका मतलब कि उसके अंदर और कोई है कि नहीं। जैसे हम लोग देखो किसी को पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं, ये वो ऐसे हो रहा था, है कि नहीं, ये हो रहा था, चेहरा से पकड़ लेंगे उसके अंदर क्या परेशानी चल रही है, बस फेस ही बताता है। तो देखा गया कि इसके अंदर और भी कोई कण है। उसके लिए एक कौन सा एटम को बम्बार्डिंग किया। अब कैसे बम्बार्डिंग किया होगा भगवान ने। तो जब बम्बार्डिंग करवाया एटम्स को तो देखा उसमें कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकला, है ना, जिसका मास नापा गया तो प्रोटॉन के मास के बराबर था, लेकिन उसमें कोई भी चार्ज नहीं था। तो उस जो न्यूट्रल पार्टिकल का नाम दिया गया जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन। क्या गया, समझ में आ गया। तो बाकी इसके आगे हम अगले क्लास में करेंगे, है ना, सब हमको याद है। तुम लोग भी करना चाहिए, आधा एटॉमिक से खत्म कर दिया, है ना। इसके अंदर इसके बाद थोड़ा सा मैं भी बताता हूँ, ध्यान सुनो। एटम्स के अंदर अभी तुम जानते हो ना, किसी के अंदर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में पूरा मास सेंट्रलाइज जाता है। इसका प्रूफ मैं दे सकता हूँ, देखो ये एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ मैं। देखो ये सब्सटेंस इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा सब्सटेंस नहीं है। देखो इसको मैं बीच में रखूंगा, रह जाएगा, रह गया ना, और बीच में रखना तो रह रहा ना। कुछ जो ऐसे है कि इसको घुमा भी लेगा, पूरा मोशन में घुमा देगा, कुछ नहीं गिरेगा। देख रहे हो, मैं रख रहा हूँ सीधे एंगल पर, कहेंगे कि इसके एटम्स, जितने भी एटम्स का टोटल मास सेंटर में सेंट्रलाइज रहता है, और उस पार्टिकल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जब तुम रख के देखो नहीं रहेगा। तो दूसरा टीचर ग्रेविटी खींच रहा होगा, लेकिन जब भी ग्रेविटी खींच रहा है, लेकिन ये रख लेंगे हम करने पर, नहीं विश्वास कहे कि किसी भी सब्सटेंस का टोटल मास उसके सेंटर पे क्या होता है, सेंट्रलाइज रहता है। इसलिए एटम्स का भी मास सेंटर पे क्या होता है, सेंट्रलाइज रहता है। और इस सेंटर में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और बाहर का क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहता है, इसलिए बाहर ना कुछ है, इसलिए अंदर से हम बैलेंस कर लिए। हमको नहीं देख सकते हो तो श्री कृष्ण भगवान को देखो, देखिए श्री कृष्ण भगवान को, है ना, श्री भगवान को देखो कि नहीं, देखे हो ना, फोटो में देखा, असली में नहीं, गलत बोल दिया तुमने, बोलो सर फोटो में देखे हैं। उसने एक गोवर्धन पर्वत उठा लिया था सिर्फ कानी अंगुली पर। तो गोवर्धन पर्वत को कुछ पुनः उठाए थे,
देखना पीछे से छोटा होगा, ताकि किसी भी एटम का मास या किसी भी सब्सटेंस का मास सेंटर में सेंट्रलाइज होता है। तो सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और, इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास नहीं होता है। तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? घूमते रहते हैं। अब कैसे घूमते रहते हैं? मैंने पहले से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके अंदर ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अब पूरा एटम का स्ट्रक्चर समझना है नहीं, अभी भी क्या है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। मेरा वीडियो को 4-5 बार देखना पड़ेगा। तो तुम नहीं और भैया का वीडियो देखोगे कोई फायदा नहीं, जब मत देखो। हाँ, इसी को तुम ध्यान रखो। मेरा वीडियो 4-5 बार देखो, है कि नहीं? एक ही चीज को अंदाज करो, ये क्या बोले थे उसमें मार्क करो, सब्जेक्ट पूछेंगे। तो ये इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में क्या होता है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था पता है? रदरफोर्ड का श्रेय, इनको श्रेय के न्यूक्लियस के बारे में बताने का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड का पूरा नाम है ई रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पढ़ा रहे तो रहे तो पढ़ा रहे। हाँ, तो अल्फा रे स्कैटरिंग, अल्फा रे है ना। देखो बहुत सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, नाम सुने? थोरियम, यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम। रेडियम सब लोग देखा भी होगा, है ना? नहीं देखा होगा तो मेरे पास आना, मेरे पास फ्रिज है, सॉरी फ्रिज भी है ऐसे। मेरे पास एसी है, क्या है? एयर कंडीशन। एसी का एयर कूलर समझ, एयर कूलर तो तुम्हारे पास भी होगा, है कि नहीं? एयर कंडीशन, अरे बड़े डिफरेंस है एयर कूलर एंड एयर कंडीशन। एयर कूलर और एयर कंडीशन में क्या फर्क है? देखो, एयर कूलर मतलब क्या होता है? सिर्फ ठंडा करेगा, क्या करेगा? लेकिन एयर कंडीशन मौसम के अनुसार तुमको गर्म चाहिए तो गर्म भी कर सकता है, ठंडा तो ठंडा कर सकता है, इसलिए उसका नाम है एयर कंडीशन। लेकिन एयर कूलर सिर्फ और सिर्फ ठंडा करेगा, अंडरस्टैंड? टेम्परेचर बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन एयर कंडीशन बढ़ाने का भी ऑप्शन है। जाड़ा में तो उसको बढ़ा सकते हो टेम्परेचर, इसमें एयर कंडीशन जिस तरह का तुम्हारे टेम्परेचर चाहिए ना उसको शूट कर सकते हो। मेरे साथ मैं दिखा दूंगा। तो खैर उस पर इतना नहीं जाएंगे, उसका रिमोट होता है, देखो रिमोट में अपने आप ने देखना कुछ लाइट निकलते रहता है, क्योंकि उसमें अंदर रेडियम रहता है। रेडियम से अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, मतलब कोई रे निकलते रहता है ना। तो जो रेज निकलते हैं है ना, वही सब 3 रेज में होगा, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे निकलते हैं। तो वही अल्फा रे गुजारा गया, है ना। कहाँ से गुजारा गया? किसे गुजारा गया? सोना से गुजारा गया। कैसे गुजारा गया? सोना का बहुत पतला फॉइल, वेरी थिन सीट, जैसे इतना मोटा ये ना, बहुत पतला एक सीट, बहुत पतला, इमेजिन नहीं कर सकते उतना पतला सीट लिया गया। और सीट को एक ऐसा एक ब्लॉक ले लिया गया, इस ब्लॉक में रेडियम को रख दिया गया। क्या रख दिया? रेडियम। रेडियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया। किसने किया? नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, जानो किसने खोजा? रेडियम खोज मैडम। तो इसके अंदर रेडियम रखा तो अल्फा रे नीचे से निकला। क्या निकला? इसको कंट्रोल तरीके से अल्फा रे को गुजारा। कहाँ गुजारा? गोल्ड फॉइल पे। क्या किया? गोल्ड फॉइल पे। और गोल्ड फॉइल से जब गुजारा तो देखा एक स्क्रीन रखा गया, है ना। तो देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास हो गया, सीधा सीधा, कोई डेविएशन नहीं, सीधा सीधा पार कर गया अल्फा रे। मोस्ट ऑफ द अल्फा रे क्या हो गया? क्रॉस ईच अदर, मैंने क्रॉस फ्रॉम द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्टिंग, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उस गोल्ड फॉइल का सेंटर से गुजरा तो यहाँ से जब जो अल्फा रे जा रहा है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? पेज पढ़ो ना, फोटो होगा, पेज पढ़ो। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, 3 गोल्ड फॉइल, ये वाला देखो दिख रहा है क्या? या अगला पेज वाला पेज में देखो, ये पेज नंबर 80 79 एक पेज जाओ, एक पेज आप भी है ये। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रे क्या हो गया? पास्ट यानी क्रॉस्ड द गोल्ड पॉइंट विदाउट डिफ्लेक्टिंग। लेकिन जब सेंटर से गया ना तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, और जब सीधा सीधा गोल्ड पॉइंट पे गया ना तो रिटर्न बाउंस बैक हो गया। तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन क्या? देखो इधर, अभी मैं इधर से जा रहा हूँ, सीधा सीधा जा रहा हूँ, तो चेंज हो रहा है क्या? क्यों? कहा कि रास्ता क्या है? खाली है ना,
अगर अगर इधर से जाएंगे तो ये देखो जा पाएंगे, या देखो टकरा गया ना, मतलब जब भी कुछ है ये जब ना पूछा तब तो चलेगा ना। दूसरा मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पाथ क्रॉस ईच अदर, मतलब इससे क्या साबित होता है कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इन इम्प्टी, खाली होता है, इसलिए बिना डिफरेंशियल का अल्फा रे पास कर गया। दूसरा सेंटर पे प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा रे मतलब हीलियम आयन। अगर किसी पार्टिकल से पूछ देगा, जैसे एक रेडियम है, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है, कितना होता है? 88। और मास कितना होता है याद नहीं इनको, तो थोरियम पे लिख देते हैं, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90। ये कितना होता है? यूरेनियम 92,234 है ना। यूरेनियम है ना, यूरेनियम देखो बहुत खतरनाक एलिमेंट है, जान रहे हो? नॉर्थ कोरिया, तानासा, किम जोंग, नाम सुना है ना? ये लोग का खाला नाम, क्योंकि तो ऐसा साथ है कि दुनिया से कोई मतलब नहीं। नॉर्थ कोरिया के बारे में जान रहे हो? पढ़ना। नॉर्थ कोरिया में ऐसा चीज है, उसमें पूरा सब लोग अथी है, कुछ भी हो जाए उनके दादा और किसका तो फोटो नहीं गिरना चाहिए, और सबके घर में फोटो होना चाहिए। और सब लोग जो है उसका जो सिपाही पाई है, 1 महीना भ्रमण कर दिया, अगर भ्रमण करके पहुंच गया और फोटो गंदा पाया गया, गोली मार। एक बार उसका कहानी भी है, भूकंप आया था, भूकंप आ गया था नॉर्थ कोरिया में, सब लोग क्या कहता है, सब दादाजी का फोटो पकड़ लेता, ये नहीं गिरना चाहिए भाई, बाकी कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि इतना बड़ा डिक्टेटरशिप है। हम देखे नहीं है, बस सुने हैं। तुम भी जाके देखो नॉर्थ कोरिया, शायद फ्लाइट भी नहीं होगा नॉर्थ कोरिया का, काहे कि बाहर से लेना तो नहीं, बंद है, कोई नहीं जा सकता है, ना वहाँ के लोग आ सकता है, जान गया तो खत्म कर देगा। तो असली डिक्टेटरशिप उसी का कहते हैं। तो यूरेनियम का खदान है, उससे अच्छे लोग डरते हैं, बम पटक देगा तो खत्म हो जाओगे, है कि नहीं? सबसे बम बनाया जाता है, एटम बम। तो देखो अगर इससे एक अल्फा रे निकला, देखा बेटा, अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि अगर एक अल्फा रे निकलेगा तो उसके एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, एटॉमिक मास पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अल्फा रे हीलियम आयन होता है। क्या होता है? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 बेटा, एटॉमिक मास 4। तो एक अल्फा रे निकला तो इसका एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, 90 हो जाएगा, एटॉमिक मास 4 घट जाएगा, 230 हो जाएगा। तो दिक्कत किसी भी पार्टिकल से पूछ देगा कि एक अल्फा रे निकलेगा तो उसके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो उसके एटॉमिक नंबर 2 घटेंगे, एटॉमिक मास 4 घटेंगे। समझ में आया? तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियम, पोलोनियम, चार्ट देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जितना भी लैंथेनाइड्स, एक्टिनोइड्स होगा ना, है ना बेटा, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है। रेडियो धर्मी सब्सटेंस जिससे हार्मफुल रेज निकलते रहते हैं, है ना? है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा बताते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द अल्फा ये निकल गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव था और ये अंदर पॉजिटिव होगा तब ना डिफरेंट होगा, क्योंकि लाइक चार्ज में रिपल्सन होती है ना, अनलाइक में अट्रैक्शन होती है। कभी भी जिंदगी में लाइक में अट्रैक्शन नहीं देखी होगी, एक आध दो को केस छोड़ दिया जाए, है कि नहीं, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन हुआ, लेकिन फिर अलग ही हो गया, है कि नहीं? कुछ दिन के लिए हुआ था, 3-4 महीने के लिए, है ना, फिर एगो कहीं और एगो पटना चला गया। तो लाइक में मैंने एक जात में कभी भी होता है अट्रैक्शन, लेकिन बहुत कम समय के लिए, परमानेंट अट्रैक्शन चाहिए तो अनलाइक में, अनलाइक में, है ना। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस था, तभी ये लाइट अटैक नहीं हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। और तीसरा मूल सेंटर से जो गया तो बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक इसलिए हो गया क्योंकि टोटल मास सेंटर में सेटलाइज है, तो वहाँ एक पूरा सॉलिड मटेरियल है, तो वहाँ से पास नहीं हुआ। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रदरफोर्ड खोज ने किया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। बहुत ज़्यादा खत्म हो गया, चैप्टर खत्म कर दिया।